एसोसिएटिव ला भी उसमें हो तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है, और अगर एडिटिव आइडेंटिटी भी हो तो उसे आप मोनाइड कहते हैं, और अगर एडिटिव इन्वर्सेस भी हो तो उसे फिर आप ग्रुप कहते हैं, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर आप उसे बिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टीज आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी बता सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, यानी एक पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आप कह चुके हैं कि f इज अंडर एडिशन एंड अबिलियन ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन ये, फील्ड होने के लिए पहली कंडीशन यही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप है तो इसका मतलब ये कि आप मान चुके हैं कि जीरो इसमें है, जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ f। अब इसे लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि जीरो के होते हुए आप जानते हैं क्या जीरो के होते हुए कोई सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जीरो का इनवर्स कोई नहीं एग्जिस्ट करता, अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा अंडर मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे किसी भी सेट को जिसमें जीरो पड़ा हो उसे आप ग्रुप नहीं बना सकते। अब क्या करेंगे हम? एफ में तो जीरो पड़ा है क्योंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनते ही तब है जब जीरो हो। जीरो निकालते हो तो अंडर एडिशन का प्रॉब्लम है, जीरो को शामिल करते हो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक सेट अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो और वही सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप बना ले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सिवाय इसके कि आपको एक सहूलत लाजमन रखनी पड़ेगी कि आप जब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप कहेंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए ग्रुप, अदरवाइज दिस इज इम्पॉसिबल। फिर आप एक एग्जांपल भी नहीं बना पाएंगे फील्ड की। लिहाजा ये राय दे के आप इसे कह सकते हैं कि एक सेट जो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है कम अज कम वो नॉन जीरो एलिमेंट के साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बना ले। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सेम, क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। आप देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसे नंबर को फर्क ना पड़े, फॉर ऑल इन एफ। ठीक है, वो वन है, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। यूं याद रखें, अलजबरा के स्टूडेंट ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर अलजब्राइक ऑपरेशन के हिसाब से वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जाता है, और ये बात बहुत अहम है। ये तो प्लस माइनस है ना, आप अलजब्राइक ऑपरेशन बेशुमार हम चेंजेस ले आ सकते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। और उसके लिए याद रख लें कि सबसे पहले तो आप तय कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब इनवर्स बनाने के लिए, मिसाल के तौर पे ए का इनवर्स है, इनवर्स बनाने के लिए आपको वो एलिमेंट चाहिए होता है जो उस ऑपरेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो दे। जब हम थे एडिशन पे तो हमने कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, लिहाजा हमने वो एलिमेंट तलाश किया जो ए में प्लस करने से जीरो बने। जब मल्टीप्लिकेशन में आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 1 है, लिहाजा अब आप वो एलिमेंट तलाश करेंगे जिसे ए से मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये रायत हमने क्योंकि रखी हुई है कि जीरो के अलावा वो फील्ड बनाए, तो लिहाजा हमें इनवर्स निकालने में अब परेशानी कोई नहीं होगी, और ये एक बात है। ठीक है, आसान सुन लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है और एडिशन भी आ जाती है। अब इसे आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसकी हमें बयान करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि किसी सेट में जो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो अबिलियन ग्रुप है, उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ़र्ज़ करें है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम उसमें प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे y प्लस जेड इंटू एक्स फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप क्योंकि जानते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स ऑफ फील्ड इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ फील्ड, और फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, लिहाजा आप इसे इस तरह लिख लेंगे कि x डॉट वाई प्लस जेड, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो
जब आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्योंकि होल्ड करता है, आप इस पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें, उसके बाद फिर कम्यूटेटिव लॉ लगा लें, ठीक है, और यूं करके आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव हो गया कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो होल्ड, ठीक है। अच्छा, यानी अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें होल्ड करेगा, बशर्ते कि आप उसे नॉन जीरो एलिमेंट के साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन उसे अबिलियन ग्रुप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो है वो भी फील्ड है, ये सारी प्रॉपर्टीज रखता है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर भी फील्ड है, क्योंकि जो वहाँ रिक्वायरमेंट है एडिटिव आइडेंटिटी की वो पूरी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वो पूरी होती है, नॉन जीरो एलिमेंट के इन्वर्सेस और तमाम एलिमेंट के एडिटिव इन्वर्सेस वो ऑलरेडी उसमें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये फील्ड ना बनाए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, इवन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे फील्ड प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ एक रिमार्क है कि आप सब्ट्रैक्शन भी एक किस्म की एडिशन ही है, और अगर आप x में y का जो एडिटिव इन्वर्स है उसे आप ऐड करते हैं तो उसे आप सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं, x माइनस वन। इसी तरह अगर x में आप y का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं जबकि y नॉन जीरो हो तो ये आपकी डिवीजन बन जाती है, ये एक रिमार्क है। नेक्स्ट वन इज कि फील्ड एक्सियम जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड एक्सियम रखते हैं, वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमें डिटेल में जाना हमारा मकसद नहीं है, वाल्टर रूडन आपको ये कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंसिक्वेंसेस हैं जो हर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम यहाँ बयान करेंगे, जिनकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं बेसिक रिजल्ट्स वो प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़हन में रखते हुए कि हम फील्ड एक्सियम्स को मान चुके हैं और एफ एक सेट है जिसके अंदर फील्ड वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो जो अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपने 5 गिनवाई थी उनकी वजह से हमें 4 मजीद रिजल्ट मिल जाएंगे। नंबर 1, x plus y is equal to x plus z, then y is equal to z. Mathematical proof is very simple, but what is this? आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये कैंसिलेशन लॉ है, x कैंसिल हो जाएगा, y is equal to z। अब आप देखें कि ये कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करेगा, तो आप कह सकते हैं अगर कोई ग्रुप अंडर एडिशन, अगर कोई सेट अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है तो उसके अंदर कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करेंगे, ठीक है। और ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप लिया गया। अच्छा, नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x, देन अब आप मान चुके हैं कि इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो वेरी क्लियरली देन y इज जीरो, y इक्वल जीरो। ये आपको सेकंड जैसे कैंसिलेशन लॉ है ए प्रॉपर्टी। बी प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है? बी प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि अगर आप किसी भी दूसरे एलिमेंट y को एडिटिव आइडेंटिटी मान लेते हैं ना, बेसिकली यही तो एडिटिव आइडेंटिटी है कि आपने y को x में ऐड किया लेकिन x को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट y को एडिटिव आइडेंटिटी मान लेते हैं तो फिर आपके पास रिजल्ट ये आता है कि y इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स द एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी की यूनिकनेस है। अच्छा, नेक्स्ट वन, थर्ड वन में क्या कहते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, जिसे आप यूं लिख सकते हैं, जीरो को आप लिख सकते हैं x प्लस नेगेटिव x। अगेन यूज द कैंसिलेशन लॉ एंड यू गेट y इक्वल्स नेगेटिव इनवर्स नेगेटिव x। व्हाट इज दिस? ये आपको प्रॉपर्टी क्या बता रही है? ये बेसिकली आपको यूनिकनेस ऑफ इनवर्स दे रही है। ये आपको ये बता रही है कि अगर किसी एलिमेंट y को आप x का इनवर्स मान लेते हैं, एडिटिव इनवर्स, then y becomes equal to minus x. So the minus x is unique. The negative inverse is unique. किसी भी और दूसरे एलिमेंट को आप x का नेगेटिव इनवर्स अगर मानेंगे, you will arrive at the result that y and minus x are same. And the next one is additive inverse of x is again x. This is very interesting and very important. आप जानते हैं कि आप माइनस इंटू माइनस जब करते हैं तो वो प्लस क्यों होता है, ठीक। दिस इज द रीजन। नेगेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स
half additive inverse of a number is again that number. This is the reason that minus into minus 1 is plus 1. Proof is very simple. प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब ये चार बातें फिर से सुन लें. कैंसिलेशन लॉस होल्ड इन अ ग्रुप, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी आपने प्रूव कर दी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स आपने प्रूव कर दिया, और डबल इनवर्स लेने से एलिमेंट दोबारा से आ गया, ये आपने प्रूव कर दिया. अब यही चारों चीज़ें आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपका रिजल्ट क्या बनेगा. लुक एट दिस. The axioms for multiplication imply the following statement. ये उसी का एनालॉग है मल्टीप्लिकेशन के लिए. एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड. नाउ अगर एक्स नॉन जीरो हुआ तो हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके दिस इज वाई इज इक्वल टू जेड. नेक्स्ट वन, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज, आप कैंसिलेशन लॉ लगाएं, दिस बिकम्स वाई इक्वल्स टू 1. Next one, xy is equal to suppose 1, which is actually x into x inverse, then y is equal to x inverse. Again, the multiplicative inverse of inverse becomes the element itself. Again, अब आपको पता चल गया कि ये 4 प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती हैं. फर्स्ट वन आपको बता रही है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. सेकंड वन आपको बता रही है कि अगर आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मानते हैं तो आइडेंटिटी इज यूनिक और 1 के इक्वल आ जाएगा. थर्ड आपको बता रही है कि अगर किसी एलिमेंट को आप इनवर्स मानते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, इनवर्स इज यूनिक और इनवर्स के बराबर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये अगेन ये बता रही है कि जब आप इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो द एलिमेंट इटसेल्फ. ठीक है, सेम ये प्रॉपर्टीज विद द कंडीशन दैट दिस एक्स इज, जिसे आप कैंसिलेशन लॉ के लिए यूज कर रहे हैं, साफ जाहिर है आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, वो नॉन जीरो होना चाहिए ताकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए. ये तो थी अलग अलग बातें. ओके, के लिहाज से फिर वही प्रॉपर्टीज अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से. अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फील्ड प्रॉपर्टीज की वजह से है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों उसमें रोल प्ले करेंगे. एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, वेरी सिंपल फॉर यू. नंबर 1 कि 0 multiply any number x gives 0. There is a proof why this is so. Number 2, अगर दो एलिमेंट नॉन जीरो हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होगा. ठीक है, यही वजह है कि हम फैक्टराइजेशन में और डिफरेंट क्वेश्चन में जब एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा. अगर दोनों नॉन जीरो होते तो इनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो ना होता. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज माइनस एक्स इंटू वाई, यानी एक्स का इनवर्स लेके वाई से मल्टीप्लाई कर लो, या वाई का इनवर्स लेके उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नए एलिमेंट का इनवर्स ले लो. आंसर इज द सेम. एंड द नेक्स्ट वन इज जस्ट फ्रॉम नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. दिस इज माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बिकम्स द एक्स वाई. आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप एक्स के इनवर्स को y के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट सिंपली एक्स वाई, जस्ट लाइक जैसे आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है ऑर्डर्ड फील्ड की. ये आपने पढ़ा ऑर्डर्ड सेट को, ट्रांजिटिव और ट्राइकोटोमी लॉ आपको याद आ गया. आपने पढ़ा फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज को. अब अगर एक सेट ऑर्डर्ड सेट भी है और फील्ड भी है और उसका जो ऑर्डर है वो एडिशन के लिहाज से कंपैटिबल भी है. कंपैटिबल का मतलब ये है कि इफ y इज लेस देन z, देन एडिंग x on both sides will leave this inequality unchanged. If y is less than z, this implies x plus y is less than x plus z. And number 2, second one is the product of x y is positive if x y both are either positive or x y both are negative. ठीक है, with these two properties. यानी आप रिकॉल करें कि पहले आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट हो, ऑर्डर प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, फील्ड हो, फील्ड प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, प्लस ये दो बातें और वो मान जाए, तो ऐसे सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड कह देंगे. ठीक हो गया. अब इसे ज़हन में रखते हुए हम आगे चलेंगे. और एज एन एग्जांपल
क्यू इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, यानी क्यू ऑर्डर्ड सेट भी है और क्यू फील्ड भी है, फील्ड प्रॉपर्टीज भी रखता है, ऑर्डर सेट की प्रॉपर्टीज भी रखता है, आर के अंदर भी ये बातें हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक टेबल की मदद से आपको एमसीक्यूज जो अभी आने वाले हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। आप ये याद रखें तीन चीज़ों को, एक है ऑर्डर्ड सेट को, एक है फील्ड प्रॉपर्टीज, एक आपने पढ़ी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक कंबाइन कर लें कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, ये चार चीज़ें आप याद करें। अच्छा, तीन सेट कंपैरिजन में ले आते हैं आप, जिनकी ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है। एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है, एक सेट ऑफ रियल नंबर है, एक उससे बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑर्डर्ड सेट है, हर दो एलिमेंट कंपेरेबल है। ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ भी होल्ड करता है। क्यू उसका सबसेट है, लिहाजा ये ऑर्डर्ड हो गई। अगर एक सेट ऑर्डर्ड सेट हो, उसका हर सबसेट भी ऑर्डर्ड सेट होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 1। अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट उसके फर्स्ट कंपोनेंट से छोटा है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट उसके से बड़ा है। अब नेचुरल ऑर्डर तो इसमें नहीं पाया जाता उस तरह से। ठीक है, अच्छा, लिहाजा इसमें टोटली ऑर्डर सेट नहीं है ये। फील्ड की बात की जाए तो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप, एसोसिएटिव लॉ, ये सारी बातें इन तीनों में है। कंप्लीटनेस का जिक्र किया जाए तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के तो एग्जांपल देकर साबित किया जा चुका है ये कंप्लीट नहीं है। इसमें बाउंडेड अबव सेट लिया हमने, नॉन एम्प्टी था, लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर, जबकि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंप्लीट है। अच्छा, एक टर्म हम यूज करते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तीनों बातें उसमें हो, कंप्लीटनेस भी आ गई, ऑर्डर्डनेस भी आ गया, फील्ड भी है वो। अब आप जरा गौर करेंगे वो कब बनता है। वो तब बनता है, अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को सोचें, ऑर्डर्ड है, फील्ड है, कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तो नहीं कहलाएगा अगर कंप्लीट नहीं है तो। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर ये तीनों खूबियां हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं है, तो हम इसको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तो नहीं मान सकते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है जिसे हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मानते हैं। अब एक ऑर्डर्ड फील्ड जिसके अंदर ऑर्डर की प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी इनइक्वालिटी साइन आप देखेंगे उसमें, फील्ड प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो क्या गुल खिलाएगा। यानी अब ऑर्डर्ड भी है, फील्ड भी है, तो उसके मिलने से, मेल मिलाप से क्या निकलेगा। अब आप देखेंगे, नंबर वन, अगर एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसके अंदर ये खूबी पाई जाएगी। अगर इन खूबियों को आप सेट ऑफ रियल नंबर में देखते जाएं कि ये मौजूद है वहां पे। नंबर वन, अगर एक्स पॉजिटिव है, यानी एक पॉजिटिव है, अब अब ये ग्रेटर देन वाला, अब ये ऑर्डर प्रॉपर्टी, उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स लेना, ये फील्ड प्रॉपर्टी। अगर एक्स पॉजिटिव होगा, उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, आप ऑर्डर प्रॉपर्टी आ गई और आपको यहाँ से टेस्ट आपको अलजेब्रा का भी आ गया जब नेगेटिव इनवर्स लिया। नेक्स्ट वन, अगेन एक्स इज पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव नंबर एक्स इफ वाई इज लेस देन जेड। अब वाई लेस देन जेड ऑर्डर प्रॉपर्टी आ गई। मल्टीप्लाई विद एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन क्लोजर लॉ यहाँ पे यूज हो गया, ये फील्ड प्रॉपर्टी होगी। Important is that if x is negative, if x is positive, inequality sign remains same, and if x is negative, then equality will be reversed by multiplying this element. For any non-zero number in a field, its square is always greater than zero. ठीक है, taking square is field property because this is x multiplied with x, and greater than zero, this is order property. In particular, if we put x equal to 1, then 1 greater than 0, this is order property. अच्छा, next one, x less than y, both are positive, पॉजिटिव हैं दोनों, 0 लेस देन x लेस देन y, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो एक बात तो आपको पता चल गई कि इसका प्रोडक्ट भी हम मान लेते हैं कि फिर ग्रेटर देन 0 होगा। सो वी कैन डिवाइड बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से डिवाइड करने से क्या होगा, ये सूरत यार रिवर्स हो जाएगी। जहाँ x था वहाँ 1 ओवर y आ गया, जहाँ y था वहाँ 1 ओवर x आ गया। यानी अगर x लेस देन y है तो रेसिप्रोक, और ये पॉजिटिव है, और तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, 1 ओवर x इज ग्रेटर देन 1 ओवर, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक कि भाई अगर x लेस देन y हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, इसी तरह रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा।
ओके, सारी प्रॉपर्टी ध्यान करके कंप्लीटनेस भी, ऑर्डर भी, फील्ड भी, अब देयर इज एन एग्जिस्टेंस थ्योरम, just statement we need. There exists an ordered field R which has also has least upper bound property. R की खूबियां बयान की जा रही हैं कि R एक ऑर्डर सेट भी है, फील्ड भी है और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी रखता है, और Q सेट ऑफ रैशनल नंबर ये इसका एक सब फील्ड है, यानी ये भी ज़ाते खुद एक फील्ड बनाता है, अलबत्ता इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट मीन दैट Q इज सबसेट ऑफ R, यानी एक तो वो सबसेट है और फिर उन्हीं ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत वो एक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, अच्छा, द मेंबर्स ऑफ R आर कॉल्ड रियल नंबर्स, साफ जाहिर है आप उसे रियल नंबर कहते हैं। और दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क होता है इर्रेशनल नंबर्स का, कि जब रैशनल के अंदर इर्रेशनल नंबर्स को शामिल किया जाता है तो वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन जाता है। अच्छा, अब कुछ खूबियाँ, कुछ आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो सुप्रीमम प्रॉपर्टी या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की वजह से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर पाई जाएंगी। नंबर वन, फर्स्ट वन इज द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो प्रूव है वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी को लेके आप करते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ दिस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बड़ी सिंपल फॉर्म से हम पढ़ते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको जस्ट ये बताती है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, कोई भी आप नंबर लेते हैं रियल नंबर, आपको एक इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा। फिर सुनिए, व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर रियल नंबर एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा। यानी देखा जाए तो आर इज अनकाउंटेबल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, नेचुरल नंबर्स आर काउंटेबल, वो काउंटेबल सेट है। यानी एक बहुत बड़ा सेट है और एक बहुत छोटा सेट है उसके मुकाबले में, लेकिन उस छोटे सेट ने बड़े को काबू किया हुआ है। यानी हर रियल नंबर को आप लें, उससे आगे एक नेचुरल नंबर है, उससे बहुत बड़ा आगे चल के फिर कोई रियल नंबर लें, अगले स्टेप पे फिर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको। हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मौजूद है, जिसे हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि भाई हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर है जो उससे बड़ा है। दिस इज कॉल्ड द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आगे अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है, इसे जहन में रखते हुए जरा इसको देखें कि यहाँ पे जो फॉर्म डिस्कस की है वाल्टर वुडन ने वो क्या है। x is a real number, y is a real number, x is positive, इसका मतलब है कि y by x this is also a real number। ठीक है, अब जरा इस पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, y by x को आप लें एज ए रियल नंबर, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that this real number x is less than n, this implies y is less than nx। सो ये फॉर्म यहाँ डिस्कस हुई है, दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को एक और तरह से भी बयान किया जा सकता है, जब आप ये कहेंगे कि फॉर एवरी एक्स इन आर, यानी हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर है जो उससे बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जो हर नेचुरल नंबर से बड़ा हो, फॉर ऑल एन इन एन। ठीक है, यानी ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके बाद कोई नेचुरल नंबर ना आता हो। तो बेसिकली ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है, इससे ये प्रूव होता है कि n इज नॉट बाउंडेड अबाउट, n बाउंडेड अबाउट नहीं है, n हैज नो अपर बाउंड। कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसे बाउंड कर सके कि भाई इससे आगे तुम नहीं आ सकते। नो, देयर इज नो रियल नंबर व्हिच कैन बाउंड सेट ऑफ आवर नेचुरल नंबर। तो ये बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सिक्वेंस तो, एक चीज तो आपने सुप्रीमम प्रॉपर्टी की वजह से ये देख ली। प्रॉपर्टी रिजल्ट जो इस वजह से है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर लेते हैं सच दैट सपोज के x इज लेस देन y, तो फिर इनके दरमियान एक रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर इज अ रैशनल नंबर। और ये सिर्फ एक नहीं होता बल्कि एक पूरी फौज है जो यहाँ पड़ी है। कैसे? मैं इसे P1 कह देता हूँ, लो जी ये आ गया, एक्स वाई के दरमियान P1 आ गया। अगले स्टेप पे P1 बजाते खुद भी तो एक रियल नंबर है,
इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा, उसे आप P2 कहते हैं। अच्छा, बात यहाँ भी खत्म नहीं होगी। अब P2 भी एक रियल नंबर है, तो इन दो रियल नंबर के दरमियान फिर एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, उसे P3 कहते हैं। ठीक है, करते कराते आपकी बात यहाँ पहुंचेगी कि भाई हर दो रियल नंबर के दरमियान एक पूरी एक बारात पड़ी है रैशनल नंबर की, यानी देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एवरी टू रियल नंबर। और ये सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि जी अल्फ़ा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक्स वाई दो रियल नंबर है। अब अल्फ़ा को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक्स में यहाँ पे फर्स्ट एक सिम आसानी के लिए कि एक्स रैशनल है, नॉन ज़ीरो रैशनल है, और अल्फ़ा एक इर्रेशनल है। इसी तरह वाई भी एक नॉन ज़ीरो रैशनल है, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, अल्फ़ा इज पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर। तो मैं ये इनक्वालिटी बना लूँगा यहाँ पे, अल्फ़ा एक्स इज लेस देन अल्फ़ा वाई। ठीक है, अच्छा, अब ये अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई है तो रियल नंबर ही, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब इन दो रियल नंबर के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर जब उसे अल्फा से डिवाइड करेंगे, बिकॉज अल्फा इरेशनल है और जीरो तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव लिया हुआ है हमने, इनइक्वालिटी साइन भी चेंज नहीं होगा। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर दो रियल नंबर एक्स वाई के दरमियान आपको एक रैशनल नंबर भी मिलेगा। और फिर उसी तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, इसे अगर मैं I1 कह दूँ तो चलते चलाते वी कैन प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर। आपको बताना ये था कि रियल लाइन पे रैशनल और इरेशनल इस तरह से हैं कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। कोई भी हिस्सा काट लो, उसके दरमियान इतने ज़्यादा रैशनल इरेशनल ऐसे मिक्सअप होंगे कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये डेंस हैं, बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं। डेंसनेस यही होता है कि एक क्यू डेंस है आर में, इसका मतलब है कि भाई रियल लाइन का कोई भी पीस ले लो ना, आप रैशनल नंबर से आप जान नहीं छुड़ा सकते। सेम इज द केस फॉर इरेशनल नंबर्स। तो ये डेंसिटी थ्योरम भी कहलाता है, क्यू इज डेंस इन आर between any two real number there are infinitely many rational numbers, and similarly between any two real number there are infinitely many irrational numbers। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो रिजल्ट है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल nth रूट। स्टेटमेंट इज फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी कोई भी आप रियल नंबर उठा के यहाँ रख लो और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो, तो आपको यहाँ पे वन एंड ओनली वन एक यूनिक वाई, एक यूनिक रियल नंबर ऐसा मिलेगा जिसकी पावर n लो तो वो x होगा और वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। साल के तौर आप कहते हैं 2 की पावर अगर 2 लें तो आंसर 4 आएगा, और -2 की पावर भी 2 लें तो आंसर 4 आएगा। अब ये दो वाई ऐसे हैं जिनकी पावर 2 लेने से 4 आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात की जाए तो वो जस्ट 2 है। ठीक है, तो ये है यूनिकनेस। आप अब ऐसे ज़रा आप अगर देखें तो ये बेसिकली nth रूट की बात हो रही है, यानी आप लिखेंगे y इज इक्वल टू द nth रूट ऑफ x। इसका मतलब है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर द nth रूट ऑफ x इज यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, and if it is positive real number then it is unique। अच्छा, अब आप एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे 4 का ही आप स्क्वायर रूट लें तो आप देखा कि आपके पास दो आंसर आते हैं, +1 -1, +2 -2, और इसका मतलब है अगर पॉजिटिव लिया जाए तो वो यूनिक है। अच्छा, अगर आप 8 का क्यूब रूट लेते हैं 1/3 तो आप जानते हैं कि आपके पास आंसर आएगा 2 आएगा, 2 मेगा आएगा, 2 मेगा स्क्वायर आएगा। लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स है और पॉजिटिव रियल देखा जाए तो वो एक ही है। अच्छा, आप 16 की का 4th रूट लेके देखें तो आपके पास आंसर आएगा +2 -2 2 आयोटा -2। ये दो तो कॉम्प्लेक्स हैं और ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो वो यूनिक है, और इसे बाज लोग प्रिंसिपल nth रूट भी कहते हैं। द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड दिस इज यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर ये कंडीशन निकाल दी जाए पॉजिटिव रियल नंबर की तो फिर आप देखते हैं कि फिर यूनिकनेस लाजमी नहीं है। फिर अगर कोई रियल नंबर उसका nth रूट है, उसका जो फिर
एडिटिव इनवर्स है वो भी उसका nth रूट बन रहा है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो तो आते ही कॉन्जुगेट की फॉर्म में, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट। बट पॉजिटिव nth रूट इज पॉजिटिव रियल nth रूट इज यूनिक। दिस इज द रिजल्ट। This is the Crowley, very simple one. AB raised to power nth root of AB is same as the nth root of A multiply the nth root of B, just putting the values. Next is the decimal. आप किसी भी रियल नंबर को बेस 10 के साथ आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर देयर इज अ डेसिमल फॉर्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल फॉर्म। Okay, the next one is the extended real number system. Little bit different from the real number system. R. अगर आप इसके अंदर दो सिंबल नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्हें शामिल कर लें, यानी R यूनियन नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर आप इसे शामिल कर लें अपने सेट के अंदर, और जिसकी तरतीब ये होगी कि नेगेटिव इन्फिनिटी इज लेस देन एवरी रियल नंबर एक्स एंड एवरी रियल नंबर एक्स इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस नए सेट को, इस बड़े सेट को आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम से ये बात मुख्तलिफ हो जाएगी ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहली बात जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अब कोई भी आप सबसेट लें ना, वो बाउंडेड होगा लाजमी तौर पे नाउ, क्योंकि कोई भी सेट लेते हैं तो सेट ऑफ, अगर वो रियल नंबर्स का है साफ जाहिर है, अगर उसमें आप रियल नंबर लेते हैं तो प्लस इन्फिनिटी क्योंकि आपका एलिमेंट है, अब ये उसका अपर बाउंड बन जाएगा। हमेशा हर सेट का अपर बाउंड पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, हर सेट का लोअर बाउंड नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। यानी इसका मतलब है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में हर सबसेट ही बाउंडेड अबव बाय प्लस इन्फिनिटी एंड बाउंडेड बिलो बाय नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यानी अगर आप बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ही, आप फर्क देखें जरा, अगर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर रहते हुए आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसका जो इन्फिमम है वो 1 है और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में जब आप आएंगे और आप इसी सेट को लेंगे तो इन्फिमम तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे अब आपको सुप्रीमम भी मिल जाएगा क्योंकि अब ये बाउंडेड अबाउ बाय प्लस इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी ही सिर्फ इसका अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि वही इसका सुप्रीमम है। तो जब रियल नंबर में थे तो आप कहते थे सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं जो इसका अपर बाउंड हो या सुप्रीमम हो। आर यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में क्योंकि प्लस इन्फिनिटी आपका एलिमेंट है और वो इसका सुप्रीमम है, तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो ये एक फर्क आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी को लेके हम कुछ कन्वेंशन है जिन्हें हमें मानना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक्स प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ऐसे है जैसे भाई एक गिलास पानी है या एक कतरा पानी का है और ये समुंदर है, समुंदर में कतरा डालो वो समुंदर ही रहेगा, समुंदर में से कतरा निकाल लो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुकाबला करते हो एक फाइनाइट नंबर का और एक इन्फिनिटी का तो इट इज जस्ट जीरो, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक मिसाल, एक इससे कोट, एक हदीस कोट करना चाहता हूँ जिसमें ये बयान हुआ कि क़यामत के दिन कुछ लोगों से पूछा जाएगा कि भाई दुनिया में कितना रियायत है। साल के तौर पे अभी अगर देखा जाए तो हद किसी की ज़िंदगी, चलो फ़र्ज़ करें 100 साल है तो फाइनाइट ही, और यानी दुनिया की ज़िंदगी 100 साल, और वो दाना वो फ़र्ज़ करोगे भाई 5000 साल पहले 100 साल जिंदा रह के फौत हुआ, 5000 साल से कब्र में है, 5000 साल क्या पता क़यामत के इंतज़ार में और आ जाए, और उसके बाद फिर ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। यानी अगर उस ज़िंदगी को देखे जिसने ख़त्म नहीं होना तो उसकी लेंथ इन्फिनिटी है, तो दुनिया में गुजारी वो 100 है। तो अगर मैथमेटिक्स यूज़ करो तो आप इसका आंसर 0 दोगे, और क़यामत वाले दिन वो यही बात करेगा, वो कहेगा, उससे जब पूछा जाएगा कि बताओ भाई दुनिया में कितना रह के आए, दुनिया में तो 100 साल रहा, 10,000 साल से क़यामत के इंतज़ार में रहा, फिर क़यामत का इतना बड़ा दिन, वो कहेगा मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में बस ऐसे ही है कि एक लम्हा रह के आगे, मेरी ज़िंदगी या एक लम्हा है या उससे कम। मैथमेटिकली दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो डिवीजन बाय इन्फिनिटी गिव्स 0, दैट्स व्हाई
The concept of infinity is very important and we cannot ignore this. अच्छा. Next one are very trivial. Multiplication with a positive number. X into positive infinity is positive infinity. अगर x negative होगा तो the sign will be reversed. X will be the negative. And plus infinity will be the negative infinity. And this. ठीक है. But keep in mind कि positive infinity, negative infinity, these are infinite, are of infinite length. और इन्हें हम नंबर नहीं कह रहे, इन्हें हम सैम्पल यानी अलामत कह रहे हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स फील्ड. यहाँ पे रियल एनालिसिस के कोर्स में हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे, इसे हम इग्नोर कर देते हैं. एक जनरल केस हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक यूक्लिडियन स्पेस. व्हाट इज अ यूक्लिडियन स्पेस? यूक्लिडियन स्पेस क्या है? ये के रियल नंबर ले लो और के टपल से एक सेट बना लो, उससे आप कहोगे यूक्लिडियन फील्ड. दिस इज x1, दिस इज x2, x3 एंड xk. के टपल्स के साथ ये सारे के सारे रियल नंबर. इसकी बड़ी नाइस प्रॉपर्टीज है. ठीक है. एडिशन ऑफ टू एलिमेंट इन आर के, वो एडिशन डिफाइंड है, कंपोनेंट वाइज ऐड कर लेंगे. स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, अल्फा उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब ये दो बातें आपके सामने आए तो आपके अंदर आपको अलजेब्रा याद आ जाएगा. एक तरफ वेक्टर एडिशन है, एक तरफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और फील्ड के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है जहाँ से एंट्रीज ली जा रही हैं. तो वेरी इजीली यू कैन सी दैट कि यूक्लिडियन स्पेस जो है ये एक वेक्टर स्पेस बनती है, और ये इसके अंदर ऑपरेशन डिफाइंड है जो आपके सामने. अच्छा, ना सिर्फ वेक्टर स्पेस बल्कि आप जानते हैं कि ये एक मीट्रिक स्पेस भी बनती है. और यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला है, दिस इज वेरी सिंपल, कि आप क्या करते हैं, आप एक्स आई माइनस वाई आई मॉड, उन्हें आप ऐड करते हैं और उसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला भी डेवलप हो जाता है. अच्छा, फिर आप डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन करते हैं, जैसे आप इनर प्रोडक्ट कहते हैं यूक्लिडियन स्पेसेस में. एक्स डॉट वाई वो क्या होता है? वो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है. अच्छा, फिर आप नॉर्म भी डिफाइन करते हैं. आप जानते हैं नॉर्म का फार्मूला क्या होता है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, कि नॉर्म और नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स डॉट एक्स इनर प्रोडक्ट. ठीक है. तो विच इज दिस वन. जब आप एक्स का एक्स से लेंगे तो ये एक्स आई इंटू एक्स आई, तो वो लेंथ बन जाएगी. जस्ट लेंथ ऑफ वेक्टर, यू नो दैट कि भाई एक्स की लेंथ क्या होती है. लेंथ ऑफ वेक्टर इज दिस वन. लेंथ ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, एंड विच हैज़ द सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज. दीज आर द प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर मौजूद हैं. और जस्ट लाइक रियल नंबर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म भी यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन वाल्टर रूडन को फॉलो कर लेते हैं. नॉर्म ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव. किसी भी वेक्टर की लेंथ जीरो कब होती है? जब वो जीरो. स्केलर को अलग किया जा सकता है. एक्स डॉट वाई इज ऑलवेज लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स इनटू द लेंथ ऑफ वाई. दिस इज कॉल्ड Cauchy-Schwarz inequality. बट दिस इनइक्वालिटी इज वेरी सिंपल. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ व्हाई दिस इज लेस इक्वल. आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो आप लेते हैं कि एक्स डॉट वाई, फर्ज करो आर स्क्वायर में, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स इंटू लेंथ ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा. अच्छा, अब जरा एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखो इसकी. कॉस थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? लेस इक्वल टू 1 होती है. ये लगाओ यहाँ पे, एक्स अपनी जगह पे, वाई अपनी जगह पे, कॉस लेस इक्वल टू 1, 1 खत्म हो गया. तो ये आपके Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया कि एक्स डॉट वाई इज लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स इंटू द लेंथ ऑफ वाई. ठीक है. अच्छा, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. भाई एक वेक्टर की लेंथ है, फिर दूसरे वेक्टर की लेंथ है, इनका जो सम है ये एक्स प्लस वाई, जो एक्स प्लस वाई की लेंथ है, ये लेंथ वो इन दोनों की सम की लेंथ से लेस होती है. या आइडियल, या एक केस ये है कि अगर ये वेक्टर इस तरह से होंगे, डायरेक्शन सेम हो, फिर एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ को जमा करो तो एक्स वाई की लेंथ बन जाती है. तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाती है. ठीक है. और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? यू नो वेरी वेल कि आप इसी इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास सब्ट्रैक्शन की भी एक इनइक्वालिटी आ जाती है. ठीक है. बट देर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है. ठीक है. बट वी कैन मेंशन हियर, हम जैसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे एक्स mod minus y mod or mod, this is less equal to the x minus y. This is also very important. ठीक है. Okay, this is all about the Euclidean space, and this is our chapter 1 from the Walter Rudin book. Next time we will discuss all MCQs related to this chapter.
देन वी विल हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन, आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इन द एंड वी विल हैव ए MCQs क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.